सेट बी में सेट बी ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका सेट बी का, मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन में था कि यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इसमें ये क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये चीज है कि ये ए बी सी डी का क्या वैल्यू होगा कि ये इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हाँ ठीक है, ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 ऑलरेडी 0 है। सी का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और डी 0 है। तो ऑप्शन ये जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहां पर कॉम्प्लीमेंट है वो 0 को 1 और 1 को 0 में बदल रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका कर लिया क्या सर कॉपी? वो वैल्यू क्लियर है। आवाज आ रही है ना? बोल रहा कॉपी चेक कर लिया क्या? क्या पहले कॉपी, क्वेश्चन कुछ डाउट था इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें ये जो आपका सेक्शन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन टू इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें इसका मिनिमाइजेशन करने के बाद इसको आपको करना है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कोई मिनिमाइजेशन होगा या डायरेक्ट आपको यहाँ इसको पीओएस फॉर्म में चेंज करना है। तो पीओएस फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो जो आपका दिया हुआ है इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है, ए बार बी बार सी बार है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी, और डॉट है तो प्लस हो जाएगा, तो ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ठीक है ना। तो ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, इसमें ऐसा कहीं है ए बी बार सी बार, ये एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है ए बी सी इसके लिए। उसके बाद ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ये एक ऑप्शन है दूसरे के लिए। और एक आपका है तीनों यानी कि ए बी सी, ये ऑप्शन है। तो इसमें बच क्या गया आपका, जो बच गया इसमें क्या 5 है ना, 3 का आप ऑप्शन चेक कर लिए। तो 3 तो आपका इसमें अवेलेबल है पहले वाले में, 2 आपका जो अवेलेबल नहीं है उसको आप मिनिमाइज करिए। तो 2 अवेलेबल क्या है, एबीसी आपका अवेलेबल है, यानी ये पोर्शन आपका अवेलेबल है। तो ए बी सी ये आपका फर्स्ट हो गया, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी ये लास्ट वाला हो गया, यानी फर्स्ट और लास्ट आपका है। और एक कहाँ पर वो बार नीचे वाले के लिए ऊपर चला गया। ये बार लगता है कि ऊपर नीचे यही डिफरेंसेज आया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन का इमीडिएट यहाँ पे आंसरिंग आपका जो सॉल्व किया होगा सेट बी में, आपने क्या सॉल्व किया था सेट बी में, इसका ऑप्शन क्या दिए थे? सबका ये था कि कोई का बी नहीं था। हाँ सी इज द करेक्ट, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व हम करने नहीं जा रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे तब उसको ही मिल जाएगा। पीओएस एसओपी आपको पता है, बुलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन ए बी, ये तो सिंपली आपको डिमॉर्गन से यहाँ लगा देना। हाँ अर्थमेटिक अलजेब्रा पे कहने का मतलब है कि अगर बोले तो यही ना। तो अर्थमेटिक अलजेब्रा एक्चुअली वहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होता है। आप जब ए प्लस बी लिख रहे होते हैं तो ए प्लस बी हो नहीं रहा है, यानी ए और बी में एडिशन नहीं हो रहा है। तो अर्थमेटिक का मामला तब आता है
जब उसमें एक्चुअल में अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो। तो आप प्लस यूज कर रहे हैं, डॉट यूज कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ए बी इक्वल टू बी ए लिख रहे हैं, तो वेदर ए और बी के बीच में आप मल्टीप्लीकेशन या अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ऑपरेशन आप लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक एडिशन और लॉजिकल और में डिफरेंसेस है ना, तो इसलिए स्विचिंग अलजेब्रा लिखा गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये थ्री वेरिएबल के लिए डिमॉर्गन्स थ्योरम है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एसओपी फॉर्म? तो एसओपी फॉर्म में आपका जो ए बी प्लस सी डी है, एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर बाकी सारे को देखिए, तो यहाँ पर एक ही आपका एक्सप्रेशन है ए बी प्लस सी डी, जिसमें दो प्रोडक्ट टर्म के बीच में सम ऑपरेशन हो रहा है। उसके 6 नंबर क्वेश्चन में एक्स आउटपुट को देखना है आपको, उसके हिसाब से एक्सप्रेशन लिख देना है। तो इसमें 1 जो है 1 2 3 कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, तो जिस जिस कॉम्बिनेशन 0 0 1 है, तो हम पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ए बी सी आपका वेरिएबल है, तो पहले 1 के लिए ए बार बी बार सी होगा, ए बार बी बार सी, ये डी ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा जो 1 है वो ए बार बी सी है, तो ये भी यहाँ पे ए बार बी सी है। और तीसरा 1 जो है 1 1 0, दैट मीन्स ए बी सी बार, ए बी सी बार, ये आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 7वां नंबर में इसमें अब ये देखिए एक्सप्रेशन जो दिया हुआ उसको आपको देखना है, एक्स बार कॉम्प्लीमेंट और एक्स बार डॉट वाई बार। तो एक्स बार कॉम्प्लीमेंट इज द एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट एंड एक्स बार डॉट वाई बार, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यानी पहला क्या है, ए नॉर एंड ए नैन गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट्स। तो ये एक्स बार वाई बार इन्वर्टेड इनपुट हो गया, और बीच में कौन सा ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Now a truth table for the SOP expression this has how many input combination? इसमें अगर वेरिएबल 3 देख रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हुआ उसको देखने का जरूरत नहीं है। 3 वेरिएबल है, इसका मतलब है कि 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू के मैप ग्रुप्स? तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं, तो इसमें डायगोनल इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डायगोनल में आपका जो भी होगा पेयर या क्वाड कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। बाकी कॉर्नर्स पर भी आप बनाते हैं, ओवरलैपिंग करके भी बनाते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, सिंपल। अब इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स था ये सिंपल था, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, लेकिन आरडीबीएमएस में ऑप्शन भी आपको मिला था, ठीक है ना, सिंपल नहीं था। मूव R1 R2 इज एन एग्जांपल, यहाँ पर दो रजिस्टर दो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मूव R1 R2 इज एन एग्जांपल ऑफ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, सिंपल है। The dash unit of CPU is responsible for performing micro operation required for the execution. So control unit. Dash is a command given to the instruction is the command given to the computer to perform any operation. Okay, na? The dash register is also called condition code register, status flag. Instruction. Instruction एग्जाम के ठीक पहले भी बताए थे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शंस। द डैश रजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड कंडीशन कोड स्टेटस फ्लैग रजिस्टर को, या फ्लैग रजिस्टर भी लिखें तब भी सही है। तो रजिस्टर्स में हम लोग डिस्कस किए थे, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में स्टेटस फ्लैग रजिस्टर होता है जो 1 बिट का स्टेटस में 1 बिट से स्टेटस मेंटेन करता है, इधर द वैल्यू ऑफ दैट 1 बिट इज 0 और 1। तो बाय डिफॉल्ट इट इज असाइन्ड बाय 0, व्हेनेवर एनी स्टेटस इज ऑन देन द 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स 1 बाइट बोल सकते हैं आप। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। पुश ए इज एन एग्जांपल ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। पुश ए में एक ही ऑपरेंड आप पास कर रहे हैं और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं होता है, तो पुश ए 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का एग्जांपल है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश इज नोन एज मैपिंग। द डैश रजिस्टर आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? मेमोरी, तो कौन सा बोलिए? सिमुलेटर नहीं, रजिस्टर फॉर यूज फॉर, रजिस्टर का नाम बताना, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यू कैन राइट।
ठीक है ना। तो डैश फील्ड स्पेसिफाई द वे इन विच ऑपरेंड्स आर सिलेक्टेड फॉर ऑपरेशन, दैट इज द मोड फील्ड। मोड फील्ड डेजिग्नेट दैट वन। हाँ क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, आपको जानकारी तो होना ही चाहिए ना। बी हो गया। आप क्या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में क्या था? पॉस्टुलेट्स बताना था आपको 10, 4 आपका एंड से पहला, नेक्स्ट 4 आपका और से, और 2 नॉट गेट से, टोटल 10 पॉस्टुलेट्स। क्या मीन टर्म और मैक्स टर्म बताया? तो मीन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म, मैक्स टर्म इज द सम टर्म। तो जो भी आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं उसमें जो इनपुट्स कॉम्बिनेशन होता मेन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, ठीक है ना। वो आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, वो एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यूएसबी क्या है? यूएसबी बताया नहीं। यूएसबी तो हर वक्त समय हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, तो यूएसबी को नहीं कहा जाता यूनिवर्सल सीरियल बस। उसको यूएसबी पे, यूएसबी से ही ना पेन ड्राइव आप इंसर्ट करते हैं। यूएसबी इनेबल डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस, जिसको यूएसबी पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं एज ए स्टोरेज डिवाइस। तो यूएसबी पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इनपुट, आउटपुट एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस। So if your device is USB enabled, then you can use the USB port to connect that device. So whenever you connect the input device, then that USB port is treated as input port, and whenever you are connecting output device, then that USB port is treated as output port. हाँ, यहाँ करना है। ये क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि बाइनरी से ग्रे में बदलना है, ठीक है। तो एक्सेस 3 कोड का एल्गोरिथम, हाँ, तो 643 डेसिमल, ये बाइनरी कोडेड, ये डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 कोड में बदलने के लिए बीसीडी कोड तक जाना पड़ेगा ना। तो एक्सेस 3 में तो आप 3 ऐड कर दीजिएगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको बीसीडी कोड, तो आपका बीसीडी, एक्सेस 3 तो नॉन वेटेड कोड है, तो उसका वेटेड कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी लिखना होगा ना। अगर आप एक्सेस 3 कोड लिख कर भी छोड़ देंगे तभी सही है, क्योंकि उसी का फिर बीसीडी कोड लिखना होगा। नहीं, बाइनरी को डेसिमल नहीं, आप जैसे ये डेसिमल को एक्सेस 3 करेंगे तो क्या करेंगे, उसी डेसिमल में 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड कर दिए तो एक्सेस 3 कोड का आपका एक स्टेप हुआ। लेकिन एक्सेस 3 कोड को भी वेटेड कोड का असिस्टेंस लेना होता है। तो वेटेड कोड आपका बीसीडी कोड है, एक्सेस 3 इज द नॉन वेटेड कोड। इसमें केवल आप 3 ऐड करके आप डेसिमल को आगे बढ़ा दिए, डेसिमल में 3 ऐड कर दिए, लेकिन उसका एक्चुअल कोडिंग आपका बीसीडी में ही रिप्रेजेंट होगा। हाँ, वो आधा इसमें नहीं, पूरा स्टेप होना चाहिए। स्टेप्स क्या है? फाइनल आउटकम होना चाहिए। एक मिनट, हाँ बोलिए। बाइनरी में नहीं, बीसीडी में। बाइनरी में नहीं बोलिए, उसको बीसीडी बोलिए। आंसर लिखे है ना, उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है ना, इसको क्या, ऐसे कैसे होगा? मतलब तुम बीसीए में एडमिशन लिया, बीबीए का डिग्री तुमको मिल गया और बीसीए किसी और को मिल गया, ऐसा होगा? हैं? हाँ, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कोई? सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। चलिए, सेट ए में आपका मैच द फॉलोइंग था। एक मिनट, क्वेश्चन है कॉम्यूटेटिव। देखिए, कॉलम ए में कॉम्यूटेटिव लॉ है, एक एक करके आप देखिए। कॉम्यूटेटिव लॉ है तो a प्लस बी, बी प्लस ए,
3/8 लाइन डिकोडर इज द ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल? 3/8 है तो बाइनरी टू ऑक्टल, यानी D0 to D7 तक आपका ऑक्टल। 3/8 लाइन इज द बाइनरी टू ऑक्टल। डेटा सेलेक्टर इज द मल्टीप्लेक्सर। एंड गेट रियलाइज विथ, अब यहाँ एंड गेट नॉर 3 नॉर से बनता है, तो एंड गेट इज रियलाइज विथ 3 नॉर गेट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर भी है लेकिन मल्टीप्लेक्सर अदर ऑप्शन में है, तो मल्टीप्लेक्सर आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। तो सम टर्म और फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है सम टर्म, और गेट रियलाइज विथ 3 एंड गेट। 8/3 लाइन इनकोडर, यस करेक्ट। और डिमॉर्गन्स लॉ आपका यहाँ पर ए 2 वेरिएबल के दिया, a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट। प्रोडक्ट टर्म जैसे मिड टर्म, तो प्रोडक्ट टर्म एंड फंक्शन। कौन 7 में और गेट रियलाइज विथ 3 एंड गेट, नैंड गेट 3 नैंड गेट। ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर इंटरफेस टू द प्रोसेसर बसेस थ्रू इंटरफेस, ये ट्रू है, बोलिए। कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड सेकेंडरी में, फॉल्स है। कंट्रोल बस इज बाई डायरेक्शनल बस, फॉल्स है। इन कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। कंट्रोल सिग्नल इज जनरेटेड बाय सीपीयू एंड एक्सेप्टेड बाय मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, अगर एक्सटर्नल कोई सिग्नल आएगा तो वहां से भी यूनी डायरेक्शनल आएगा, अगर आउटपुट रिसोर्स से भी सिग्नल आएगा तो यूनी डायरेक्शनल ही आएगा। अगर सीपीयू जनरेट कर रहा है तो आउटवर्ड होगा, तो कंट्रोल सिग्नल सीपीयू जनरेट करेगा और मेमोरी इनपुट आउटपुट उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट वैल्यूज एट दैट टाइम, तो फॉल्स है। तो करंट इनपुट भी चाहिए। अब ये सीक्वेंशियल सर्किट डिटेल नहीं पढ़े, लेकिन ये सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल जब डिस्कस करें तो ये चीज हम लोग पढ़े थे। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट नॉट पावर। The input output devices and secondary storage units of computer are called peripheral, that is okay, true. The OR function is Boolean multiplication and the AND function is Boolean addition, false. Gray code is also known as reflective code, true. A program counter register deals with the order of execution of instructions that are in a queue for execution, true. ठीक है ना, क्योंकि आपका वो नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज मेंटेन्ड बाय program counter. The binary value of 1010 is converted to the product term. प्रोडक्ट टर्म दिया हुआ है और 1010, तो 1010 को प्रोडक्ट टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर a b बार c बार, a b बार c d बार, क्योंकि जहां जहां 1 है वहां पर आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ वेरिएबल लिटरल्स होगा, क्या फॉल्स होगा वो, a b बार c d बार। ये 7 बिट तो ये तो डिस्कस किए थे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर हाँ, तो इसमें जो 2 कैटेगरी है, हाँ उसी में आगे बढ़ेंगे, यानी कि हाँ फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लिए रजिस्टर,
ये दो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या है? ठीक है, हाँ बोलिए। किसमें किसमें लोड होगा, लेकिन सर हम लोग ऐसे तो लिखते हैं ना R1, A, ये तो मेमोरी हो गया मेरा, ये रजिस्टर हो गया मेरा, तो मेमोरी टू रजिस्टर में गए M2R, यहाँ पे मूव यूज की, तो यहाँ पे लोड रजिस्टर में लोड लिखिए। ठीक है, लोड भी यूज होता है, मूव भी आप कर सकते हैं, बता रहे थे एक्चुअली। मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर, तो ये मेमोरी टू मेमोरी में या मेमोरी टू रजिस्टर में आप जैसे बोल रहे हैं कि लोड हमने बताया, लोड एक एग्जांपल बताया कि लोड एज एन इंस्ट्रक्शन यूज होता है, ठीक है ना, लोड एक एग्जांपल है। आप अगर मूव को यूज कर रहे हैं तो मूव भी आपका एग्जांपल हो सकता है मेमोरी टू रजिस्टर, ठीक है ना। तो लोड इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो लोड कब होगा, जब हम लोग लिखेंगे लोड ए, तो ये जो लोड ए लिख रहे हैं ये 1 एड्रेस के लिए है, मूव जो है वो 2 एड्रेस के लिए है। तो इस मेमोरी टू रजिस्टर में आपका जो मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होगा उसका यूज हम 1 एड्रेस में भी करते हैं, 2 एड्रेस में भी करते हैं, 3 एड्रेस में करने का जरूरत नहीं है, वहां पर ऑपरेशन डायरेक्ट होता है क्योंकि आपका एक ऑपरेंड आपका डेजिग्नेट होता है रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो लोड हमने बताया वो 1 एड्रेस के लिए है। अगर आप इसको 2 एड्रेस में लिखेंगे ऐसे मूव R1A, तो ये आपका मूव मेमोरी टू रजिस्टर काम करेगा। तो दोनों ही लोड और मूव दोनों ही आपका जो है मेमोरी टू रजिस्टर के लिए यूज होता है। आप मूव को 2 एड्रेस में यूज करते हैं, लोड को 1 एड्रेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ए है ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जा रहा है और यहाँ पर आपका मेमोरी ऑपरेंड ए जो है वो R1 नाम के रजिस्टर में जा रहा है। तो 1 एड्रेस में आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर फिक्स है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही आपका स्टोर करेगा फाइनल रिजल्ट को या इंटरमीडिएट रिजल्ट को। 2 एड्रेस में जिस रजिस्टर को आप प्रीफर करेंगे रिजल्ट स्टोरेज करने के लिए उसको पहला ऑपरेंड बनाएंगे, वही आपका रजिस्टर रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो R1A यहाँ पर 2 एड्रेस में, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेमोरी टू रजिस्टर में केवल लोड है, लोड भी होता है, मूव भी होता है, ठीक है ना। जैसे मेमोरी टू मेमोरी है तो मेमोरी टू मेमोरी में हम लोग हाँ, तो इस इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। तो रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर रजिस्टर इन्वॉल्व होगा। अब रजिस्टर किसी माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो उस माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन है वो यूज करेंगे। तो रजिस्टर बेस्ड हम लोग डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। हाँ, वही लाइन 2 पॉइंट लिखा है, तो एग्जांपल लिखा है ना, तो आप उसको हाँ एलेबरेट कर सकते हैं, इसको एलेबरेट करा देते हैं। You can mention here in register based addressing mode, or you can say in this mode. In register based addressing mode, operands register, that means data is handled through the register. That means कि रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड में आपका जो ऑपरेंड्स जो है वो रजिस्टर को यूज करेगा, और रजिस्टर को यूज करने का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो रजिस्टर के थ्रू हैंडल होगा। यानी बेसिकली हमारा जो फोकस है एड्रेसिंग मोड में वो डेटा है, तो डेटा को हम रजिस्टर के थ्रू हैंडल कर सकते हैं या मेमोरी
वेरिएबल के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो जब हम रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर आप जो भी एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें रजिस्टर ही आपका रोल प्ले करेगा, यानी कि यू हैव टू यूज रजिस्टर ओनली, रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड। तो एग्जांपल में जस्ट टेक लाइक मूव R1 R2। अब ये दिस इज द कॉमन एग्जांपल फॉर एनी सीपीयू। तो मूव R1 R2 में बोथ ऑपरेंड्स आर रजिस्टर्स, दैट इज R1 R2, ये दोनों आपका रजिस्टर है। R1 R2 is used for movement of data from one location to another location, ठीक है ना। अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ बात करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिक, लाइक सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ इंटेल 8086 और i3 i5 कोई भी प्रोसेसर। तो वहां पर इंटेल 8086 में आपका जो है, अगर आप लिख रहे हैं AX BX, तो इंटेल 8086 में देयर इज ए जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर में के अंदर में देयर इज AX BX CX एंड DX रजिस्टर। AX is the accumulator register, base BX is the base register, CX is the counter register, DX is the data register। आउट ऑफ टोटल 14, यानी कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 14 रजिस्टर सेट आर देयर। तो 14 रजिस्टर सेट में से ये 4 आपका एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो 16 बिट का होता है। अब ये 16 बिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ऑफ 8 बिट, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर बिट का आपका जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो डिवाइड होता है। तो अगर हाई ऑर्डर लो ऑर्डर में जाएंगे तो AX जो है वो L या H में डिवाइड होता है। माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिक, यानी कोई स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के लिए BL और BH, CL और CH, DL और DH। अब ये AL स्टैंड्स फॉर लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर, H स्टैंड्स फॉर हाई ऑर्डर एक्यूमुलेटर। तो जब लो ऑर्डर हाई ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो ये 8 बिट का आपका लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं 16 बिट। जब ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो AX BX यूज कर रहे हैं, दैट मींस यू आर यूजिंग 16 बिट रजिस्टर सेट। whenever you are writing in this manner move AL BL, यानी कि एक्यूमुलेटर लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑफ 8 बिट एंड लो ऑर्डर बेस रजिस्टर ऑफ 8 बिट इज यूज्ड टू मूवमेंट ऑफ डेटा। यानी जो भी आपका बेस लो ऑर्डर 8 बिट का लो ऑर्डर जो बेस रजिस्टर में जो कंटेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है हाई लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन हो रहा है वो 8 बिट रजिस्टर में हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के लिए, जहां पर रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन हम उस माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब के बेसिस पर लेंगे। अब i3 i5 i7 अगर आप माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे तो i3 में जो रजिस्टर सेट यूज हुआ होगा जो नेमिंग कन्वेंशन, उसी नेमिंग कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर सेट R1 R2 अप टू R7, दैट इज द कॉमन नेम यूज्ड फॉर रजिस्टर, ठीक है ना। R1 R2 इज नॉट ए स्पेसिफिक नेम, इट इज ए कॉमन नेम। So we just consider the common name for register, and as like in the programming language you are using a variable, you use any variable to allocate the data over there। तो कोई भी डेटा को किसी वेरिएबल नेम से जैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो मेमोरी वेरिएबल के लिए आप वो लिटरल्स यूज करेंगे वेरिएबल, और रजिस्टर के लिए आप R1 R2 R0 R3 4 अप टू R7 तक कोई भी नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। Why it is register based addressing mode? Because the registers are only used for movement of data in between the operation। ऑपरेशन के बीच या दौरान कोई भी डेटा आपका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में रजिस्टर के बेसिस पर मूव हो रहा है। सेकेंड, AX is the accumulator register। AX आपका एक्यूमुलेटर है, इसके अलावा भी 10 मोर रजिस्टर्स आर देयर, टोटल 14 रजिस्टर्स आर देयर। इसमें AL हो गया आपका लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर, AH हो गया हाई ऑर्डर एक्यूमुलेटर। तो 16 बिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 बिट। तो ये जो आपका रजिस्टर सेट है
इसमें जो ये 4 रजिस्टर सेट है 8086 में, ये 0 से यानी कि 0 to 7, 8 to 15, तो ये आपका हो गया एच, ये एल, बी एच, बी एल, सी एच, सी एल, बी एच, बी एल। और टोटल अगर आप 16 बिट यानी 0 to 15 16 बिट यूज कर रहे हैं तो ये नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा AX, BX, CX, BX। ठीक है, तो अगर आप 16 बिट ऑपरेशन करेंगे तो AX, BX, CX, DX यूज होगा। अगर 8 बिट लो ऑर्डर यूज करेंगे 0 to 7 तो AL यूज होगा। अगर इसलिए क्या है कि हम लोग दो ही चीज यूज करते हैं, या तो AL और नहीं तो AX, क्योंकि अगर आप AH यूज करेंगे तो टोटल आपको 16 बिट यूज करना होगा। तो आइदर यू टेक लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर और फुल 16 बिट एक्यूमुलेटर इन द एक्सप्रेशन। AH का यूज एक्सटेंशन करने के लिए होता है। जब आपको एक्सटेंशन करना होगा, 8 बिट में डेटा एलोकेट नहीं हो पा रहा है, तो एक्सटेंशन के लिए आप AH को इंट्रोड्यूस करते हैं कि AH इज आल्सो इंट्रोड्यूस। वो तो डिपेंड करता है ना, ये तो एग्जांपल एक ले लिए 8086, आप बताए तो 64 बिट का भी कंप्यूटर है, 32 बिट का भी कंप्यूटर है, तो वो तो एग्जांपल्स आप ले ही सकते हैं। क्या AX accumulator register, this is the representation of 16 bit यानी 0 to 15 टोटल। अगर 16 बिट अगर डेटा एलोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे आप 2 बाइट का अगर इंटीजर लेते हैं तो 2 बाइट आपका 16 बिट एलोकेशन होता है, एक वैल्यू के लिए आप 16 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। अगर एरे में लेते हैं 10 साइज का इंटीजर लेते हैं, और यानी कि एरे का सबस्क्रिप्ट 10 लेते हैं सिंगल 1 डायमेंशनल, और इंटीजर डेटा होल्ड करते हैं, तो 20 बाइट्स आपका मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, हर एक डेटा के लिए 2-2 बाइट। तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो 16 बिट, अगर AX यूज कर रहे हैं तो 16 बिट, अगर AL और AH अगर AL यूज कर रहे हैं तो लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर उसको बोलेंगे, और ये 8 बिट का होगा। यानी कि ये 16 बिट 8 बिट इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमको डेटा एलोकेट करना है, तो डेटा जो हम एलोकेट कर रहे हैं वो 8 बिट का हो सकता है या 16 बिट का हो सकता है। अगर हमको लगता है कि 16 बिट का डेटा है तो आप क्यों लॉन्ग ले लेते हैं, 4 बाइट ले लेते हैं, क्यों डबल ले लेते हैं? क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम को यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाना होता है, तो आप रेंज ज्यादा, आप साइज ज्यादा लेते हैं कि आपका लो साइज का भी कोई डेटा एलोकेट हो जाए और मैक्सिमम आपका डबल रेंज का जो डेटा भी एलोकेट हो जाए। लेकिन अगर वैसा नहीं लेंगे तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन से इंटरप्टेड हो सकता है, एक्सेप्शंस वहां पर एराइज हो सकता है, क्योंकि इंटीजर के रेंज से ज्यादा अगर कोई डेटा ले लेगा तो वहां पर दिक्कत आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप डेटा टाइप का जो रेंज साइज ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ 8 बिट और 16 बिट इज अ साइज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डेटा इज एलोकेटेड ऑन रजिस्टर। तो AX AL वही है, उसी तरह से BX BL है। AH हम लोग यहाँ पर प्रीफर नहीं करते, प्रिविलेज नहीं AH को है, इसलिए क्योंकि AH का मतलब है कि 16 बिट, यानी AH तभी लेते हैं जब लो ऑर्डर से हमारा काम नहीं होता है, तो इन प्लेस ऑफ AH वी प्रीफर AX, है ना। तो ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पर रजिस्टर सेट में एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं मूव BX CX, CX इज यूज्ड एज ए काउंटर रजिस्टर। वी कैन राइट मूव AX DX, यानी डेटा रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भेजने के लिए AX DX लिख सकते हैं, दैट इज 16 बिट रजिस्टर ओरिएंटेशन। तो इन प्लेस ऑफ राइटिंग द एक्चुअल रजिस्टर नेम, whenever you are taking R1 R2, so that is not the actual register name, that is common for any microprocessor. तो इन प्लेस ऑफ R1 R2 जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखे हैं, जब स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर की बात करेंगे तो दैट R1 R2 इज रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक रजिस्टर नेम, ठीक है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। सेकेंड जो आपका है, हम लोग डिस्कस किए थे इमीडिएट एड्रेसिंग, ये बोथ आर द पार्ट ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, बिकॉज इमीडिएट एड्रेसिंग में भी हम रजिस्टर यूज करते हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसलिए कि उसमें मेमोरी वेरिएबल यूज होता है, लेकिन यहाँ पर भी रजिस्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट रजिस्टर नहीं यूज कर सकते।
यस यस क्या वैल्यू पर, नॉट वेरिएबल। इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब हुआ कि व्हेनेवर वी आर गिविंग डेटा इटसेल्फ डायरेक्टली टू द पर्टिकुलर लोकेशन, यानी लोकेशन पर अगर हम डेटा डायरेक्ट भेज रहे हैं, जैसे आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं वहां पर लिखते हैं प्रिंट 10 + 12, ठीक है ना, तो रिजल्ट इज 22। तो यहाँ 10 + 12 आप डायरेक्ट डेटा भेज रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग द लोकेशन ऑन विच द डेटा इज अवेलेबल। अगर इसी चीज को हम लिख दें यहाँ पर प्रिंट a + b, और a में आपका 10 है और b में आपका 12 है, तो ये a + b आपका a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 12 के लिए कॉल करेगा डेटा। तो दैट इज द डिफरेंस। इन इमीडिएट एड्रेसिंग दिस मोड इज वर्किंग। इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में यू आर सप्लाइंग डेटा डायरेक्टली, हाँ, फॉर प्रोसेसिंग, आप डेटा डायरेक्ट दे रहे हैं। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग, अब यहाँ पर रजिस्टर में क्या था, आपका जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एलोकेट हो रहा था। तो रजिस्टर 1 में रजिस्टर 2 से डेटा जा रहा था, या रजिस्टर 1 में किसी मेमोरी लोकेशन डेटा। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग, क्या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, वो मेमोरी में होगा। हाँ, तो आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग जो आपका जीरो एड्रेसिंग है, उसमें इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग होता है। इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब हुआ कि योर ऑपरेंड इज इम्प्लिसिटली सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इमीडिएट के बाद इम्प्लाइड बताते हैं। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द डेटा itself allocated for operation in the specific instruction, the data itself allocated for operation। तो itself allocated का मतलब कि आप डेटा को ही allocate कर रहे हैं, उसका एड्रेस को नहीं भेज रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग move R1 020H, it's just like a move R1 20। तो 20 is your data under range 8 बिट के रेंज में आपका डेटा है ये, क्योंकि 8 बिट के रेंज में डेटा आपका क्या होगा, 2 का पावर 7, ये बताए थे लास्ट में। 128 इज द पॉजिटिव रेंज, 128 से एक कम होता है 127, तो -128 to 127। कहाँ ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है, डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, 020H। उसी चीज को बता रहे हैं कि आप ऐसा लिखते हैं जनरली प्रोग्रामिंग में, जहां पर डायरेक्ट आप डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 20 लिखे, तो यहाँ पर ये डेटा, ये दिस इज द डेटा विच इज डायरेक्टली एलोकेट टू द रजिस्टर R1। यानी कि अब ये डेटा आपका किसी एड्रेस पर हो सकता था, जैसे अगर हम यहाँ बोलें कि A और B में 10 और 12 है, तो A और B में जो 10 12 है उसको A + B से कॉल करेंगे, तो वो 10 और 12 इनडायरेक्टली A और B के थ्रू आपका एलोकेट एक्सेस होगा। लेकिन अगर ये 10 12 को हम डायरेक्ट प्रिंट कर दे, प्रिंट 10 + 2 12, तो ये 10 + 12 किसी मेमोरी या किसी रजिस्टर के थ्रू नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली आपका डेटा एलोकेट हो रहा है ऑपरेशंस में। यानी प्रिंट इज द ऑपरेशन नेम, and during execution of that operation direct data is used in place of the address on which the data is available। So we directly use the data in place of the location where the data is allocated। So location you already know, कि location may be the memory variable or any register। So if you are not giving the register name or memory variable name to allocate the data for processing, that means what, कि you are using data itself in the instruction में data को आप directly use कर रहे हैं। So that is the immediate addressing mode। Now the next one is the implied, or you can say implicit addressing mode।
हाँ वो कैटेगरी हम लोग ऑलरेडी कर लिए, आप उसको जितना है सबको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड एज पर द नेम इज कंसर्न। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? whenever you are not responsible for giving the operand for operation। तो इन डेटा स्ट्रक्चर, हाँ तो आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यू आर नॉट गिविंग द ऑपरेंड फॉर ऑपरेशन, ऑपरेंड्स आर डिफॉल्ट सेलेक्टेड, ठीक है ना, फॉर ऑपरेशन। नो नीड टू डिक्लेयर द ऑपरेंड फॉर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो आप पुश और पॉप के लिए ऑपरेंड भेजते हैं, पॉप के लिए कि डेस्टिनेशन बताते हैं कहां पर आपका रिजल्ट स्टोर होगा, तो वो वेरिएबल नेम आप प्लेस करते हैं पॉप के लिए, और पुश के लिए उस ऑपरेंड का नाम आप यूज करते हैं जिस ऑपरेंड को आपको स्टैक में भेजना है। लेकिन फर्दर कोई भी अरिथमेटिकल या किसी तरह का ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन में आप किसी को ऑपरेंड को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं a प्लस बी या a इंटू बी प्लस सी, ए इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करने के बाद अब डेटा स्ट्रक्चर में a b एस्ट्रिक्स c प्लस, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर जहां जहां ऑपरेंड है उसके लिए आप पुश यूज करते हैं, ठीक है। आप यू जस्ट राइट पुश a, पुश b, then mult, then push c and then add। तो एक्चुअली ये जब आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो पुश a का मतलब क्या है, योर टॉप ऑफ स्टैक इज एलोकेटेड बाय मेमोरी ऑपरेंड a, नेक्स्ट योर टॉप स्टैक बिकम मेमोरी ऑपरेंड b। फर्दर व्हेनेवर दिस, ये जीरो एड्रेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर योर ऑपरेंड इज सेलेक्टेड इन इम्प्लाइड मोड। जो अभी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि whenever there is no need to pass any operand for operational instruction, then the operand is selected in implicit manner। implicit का मतलब कि ऑटोमेटिकली ऑपरेंड्स आर सिलेक्टेड, तो लास्ट टू ऑपरेंड जो है वो सिलेक्ट होगा। तो मल्ट लिखने का मतलब है, अब यहाँ पर ये भी आप एल्गोरिथम में पढ़े होंगे कि योर टॉप -1 बिकम द फर्स्ट ऑपरेंड, देन ऑपरेटर एंड देन टॉप। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जब आप किए होंगे तो वहां एल्गोरिथम आप लिखे होंगे, तो उसमें एक स्टेप ये भी होगा कि ये तो ठीक है कि ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन में आपका ऑपरेंड इम्प्लाइड मोड में सिलेक्ट होगा, देन लेकिन which operand is your become the first operand and which one is the second operand, तो this one is the criteria for that। तो top -1 become your first operand and top become your second operand। तो a और b में हम अब ऐसा बोलेंगे कि b प्लस a भी लिख, b इंटू a भी लिख सकते हैं, a इंटू b भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए तो लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में a माइनस b और b माइनस a गिव्स यू द डिफरेंट रिजल्ट, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन a इंटू b एंड a प्लस b और a प्लस b और b प्लस a both give you the same result। तो in case of addition you can change the sequence, top को पहले बना दीजिए, top -1 को बाद में, लेकिन that is not the universal one because whenever you are doing the subtraction operation the result is varied। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो टॉप -1 और टॉप में जो रिजल्ट देगा वो टॉप और टॉप -1 में डिफरेंट आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड आपका सीक्वेंस है जिसमें ऑपरेटर सेलेक्ट होगा। तो टॉप -1 दैट मींस A, टॉप मींस B, क्योंकि जब आप इसको स्टैक में देंगे तो पहले A के बाद B आया, योर B बिकम टॉप एंड A बिकम टॉप -1। तो यहाँ पर A बिकम योर फर्स्ट ऑपरेंड, operator is asterisk and B become your second operand। तो मल्ट लिखने से you are not giving any operand but the result is in this form MA into MB। push C that means again the new top of the stack is assigned, यानी कि यहाँ पर स्टैक में A प्लस B आपका हो गया रिजल्ट और C आ गया, तो न्यू टॉप ये क्या हो गया C और ये आपका हो गया टॉप -1। ऐड कर रहे हैं, हाँ हाँ, जब तक आप फाइनल रिजल्ट आपका जो भी एक्सप्रेशन, जब तक फाइनल रिजल्ट आप अपडेट नहीं करते तब तक स्टैक में ही रिजल्ट रहता है। तो इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग में स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए जो आप इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसमें इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट इज ऑलवेज केप्ट बाय द स्टैक इटसेल्फ, यानी स्टैक मेमोरी इटसेल्फ केप्ट द रिजल्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, यानी इवैल्यूएशन इज कंप्लीशन।
हम हीप पर अभी नहीं जा रहे हैं, फिर हीप पर जाएंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे, हम केवल अभी स्टैक का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर सिस्टम हीप, एक्चुअलिटी में आपका सिस्टम हीप ही एलोकेट करता है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम हीप में अभी नहीं जाना चाह रहे हैं, हम स्टैक को इम्प्लाइड मोड में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हैं। नहीं, क्यों जाएंगे, हम हीप में आपका डेटा एलोकेट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन से एलोकेट हो रहा है, यहाँ पर हम सिंपली इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग बता रहे हैं। तो इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग में स्टैक मेमोरी का बात कर रहे हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा डिटेल करेंगे। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट यूज हो रहा है, जहां पर उसको हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ऐड जैसे ही ऐड हुआ तो टॉप ऑफ द स्टैक में अभी आपका टॉप -1 पर क्या है, टॉप -1 पर ए इंटू बी है, तो मेमोरी ऑपरेंड ए इंटू मेमोरी ऑपरेंड बी आपका पहला ऑपरेंड बनेगा, और इसमें मेमोरी ऑपरेंड सी ऐड हो जाएगा। और फाइनली आप क्या करेंगे, पॉप। तो पॉप करेंगे तो जहां पर भी इस इंस्ट्रक्शन को रखे होंगे, अगर इस इंस्ट्रक्शन को रखे होंगे आप, सपोज करो P इक्वल टू ये लिखे होंगे, तो इस इंस्ट्रक्शन को पॉप करा देंगे P में। पॉप P, दैट मीन्स मेमोरी ऑपरेंड P में आपका टॉप ऑफ द स्टैक एलोकेट हो जाएगा। तो ये आपका, ये इसलिए डिस्कस किए क्योंकि जो इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होगा, इस मोड ऑफ एड्रेसिंग में आपका जो ऑपरेंड है वो ऑटोमेटिकली बोले, इम्प्लिसिट बोले, ठीक है ना, या इम्प्लाइड मोड, ऑल आर सेम, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है सेलेक्ट होगा। तो इसमें आप बोल सकते हैं in this mode of addressing, operands are selected for operation in implicit manner. That means for operational instructions there is no need of passing any operand in the instruction. In a stack organized computer, implied mode of addressing is used. You can take the example, stack organized computer का एग्जांपल ले सकते हैं। ये स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर में इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग यूज होता है, जिसका भी एग्जांपल हम लोग देखे। हाँ, एक मिनट, इसका एग्जांपल, हाँ एक मिनट दे। हाँ ठीक है, हाँ पूछिए। हाँ हो गया। ठीक है, अब इम्प्लाइड मोड में अभी चूंकि हम लोग कुछ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नहीं डिस्कस किए हैं, इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग में केवल जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, जितना भी आपका है क्लियर, कैरी, कॉम्प्लीमेंट, ये सब इम्प्लाइड मोड में है। इसलिए इम्प्लाइड मोड में है। स्टेटस, ये भी इम्प्लाइड मोड में, स्टेटस फ्लैग, क्योंकि अगर आपका स्टेटस 0 है तो ये क्लियर है कि 0 के बाद 1 होगा, यानी 0 फ्लैग अगर ऑफ है तो ऑफ के बाद ऑन होना है।
ठीक है ना। तो ये इम्प्लाइड मोड है। जैसे आप टगल की यूज करते हैं तो टगल की भी इम्प्लाइड मोड है, ऑटोमेटिकली प्रेस कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली ये तय है कि सेम स्विच इज यूज फॉर ऑन एंड सेम स्विच इज यूज फॉर ऑफ। टगल की यूज करते हैं कीबोर्ड में, एग्जांपल, हाँ कैप्स लॉक, नम लॉक। हाँ तो ये कैप्स लॉक नम लॉक क्या है कि कैप्स लॉक अगर ऑन है तो इसका मतलब है कि ऑफ होगा, नेक्स्ट टाइम जब बटन प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा, तो ये इम्प्लाइड है। हाँ ऑफ ऑन बटन यानी ऑफ, अगर आपका ऑफ है तो नेक्स्ट टाइम बटन प्रेस कीजिएगा तो ऑन ही होना है। शिफ्ट, शिफ्ट तो कॉम्बिनेशनल की है आपका, शिफ्ट तो कॉम्बिनेशनल की है ना, टगल की नहीं हो सकता है शिफ्ट। क्या शिफ्ट से कैसे, ये सब सब कॉम्बिनेशनल की है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। हाँ ठीक। तो नेक्स्ट आफ्टर इम्प्लाइड मोड इसलिए बोले क्योंकि इसमें एग्जांपल आप स्टेटस फ्लैग रजिस्टर का भी ले सकते हैं, कैरी कॉम्प्लीमेंट, कैरी सेट करना, कॉम्प्लीमेंट करना किसी भी वैल्यू का, ऑल आर कम्स अंडर इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग। ठीक है ना। नाउ इमीडिएट एड्रेसिंग हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बाद डायरेक्ट और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्या, हाँ 10 होता है लेकिन ये आपका अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में वेरी करता है ना। 10 ये स्टैंडर्ड है, कॉमन है ना। डायरेक्ट एज पर द नेम इज कंसर्न, डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, आशीष राहुल खड़ा हो जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है ना। लेकिन प्रिय रंजन आशीष राहुल को खड़ा करते तो ये ठीक है बेटे। तो डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है ना, वी आर गिविंग एड्रेस नॉट वेरिएबल, वी आर गिविंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। लाइक अगर हम यहाँ एग्जांपल लें कि इंटीजर A5, A5 लिखें या इसको लिखते हैं इंटीजर A इक्वल टू 1 2 4 7 8, इसका साइज 5 है, तो जो मेमोरी एलोकेशन होगा 1 2 4 7 8, ये A0 A1 A2 A3 A4। अब सपोज करिए कि अगर इसका बेस एड्रेस 1000 है तो ये 1002 1004 1006, वो 32 बिट आर्किटेक्चर में नहीं, सही है 4 भी होता है, हम 16 बिट का बात कर रहे हैं। 16 बिट आर्किटेक्चर में जैसे आपका टर्बो सी कंपाइलर आप 16 बिट का है, देव सी प्लस प्लस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो टर्बो सी कंपाइलर 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, उसका जो लेक्सलर एनालाइजर यानी जो कंपाइलर डिजाइन किया गया है उसमें 16 बिट को यूज किया गया है। जो भी आपका डेटा सेट तैयार किया गया वो 16 बिट के लिए, और जो आप आईडी यूज कर रहे हैं देव सी प्लस प्लस वो 32 बिट आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। 32 वो आप चेक कर लीजिए, वो तो आपको R&D का पार्ट है। अभी हम ये बता रहे हैं कि 16 बिट आर्किटेक्चर और 32 बिट आर्किटेक्चर में आपका वो वेरी करेगा, ठीक है ना, डेटा टाइप का रेंज वेरी करेगा। हम 16 बिट के बेसिस बता रहे हैं, तो 2-2 बाइट होगा। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर होगा तो इंटीजर के लिए 4-4 बाइट बढ़ेगा, तो पॉइंटर अरिथमेटिक करेंगे तो 4-4 बाइट बढ़ेगा। हाँ बोलिए। डाउट सब छोटा ही होता है। हाँ या A0 A1 मतलब ऐसा लिखना चाह रहे हैं आप 0A। अच्छा ये बताओगे तो ये कांस्टेंट को में तुम वेरिएबल कैसे सब्स्टिट्यूट,
काम कर जाता है वो, दैट इज द आप कह सकते हैं कंपाइलर इशू, ठीक है ना, ऐसा काम कर रहा है। देखिए काम तो बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं है तो उसको हम अवॉइड करते हैं। काम कराना नहीं है, काम कर रहा है तो वो कंपाइलर इशू हो सकता है। कंपाइलर लेकिन वो जो वर्ड ए लिख रहे हैं उससे कुछ आपका सेंस ऑफ एक्सेशन नहीं पता चलता है, क्योंकि कांस्टेंट आप जो नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं उसमें 0 1 2 3 कांस्टेंट लिख रहे हैं, और ए आपका वेरिएबल जो आपका ए आपका जो नाम है उसको सबस्क्रिप्ट में ले रहे हैं। नहीं, हमने नहीं चेक किया है, उसने चेक किया होगा उसका। है? ये कंपाइलर सबस्क्रिप्ट का साइज समझता है। सबस्क्रिप्ट का साइज यानी कि आपका जो एरे है, अब जैसे अभी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिए, तो आप जो एलोकेट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उसके लोकेशन के हिसाब से आपका उसका साइज फिक्स हो जाएगा। वो एरे का सबस्क्रिप्ट यानी साइज 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में साइज बताता है। बिल्कुल। और कहीं यूज किए हैं तो वो बताइए, शेयर करिए। अब ठीक है, वो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी आर डिस्कसिंग द आर्किटेक्चर, ठीक है। So because in direct addressing mode we need that sort of addressing mode, that's why I am taking example of array, ठीक है ना। वो चेक करने का चीज है, आप उस पर वारंट लिख कीजिए। आप पूछिए। नहीं, ठीक है। A0 लिखने का मतलब है, हाँ बता रहे एलिमेंट ऑन द फर्स्ट पोजीशन, यानी दिस इज द एलोकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पोजीशन। वन का ये सुनो, ये आप ठीक है, आप एरे या एरे नेम और ये आपका सबस्क्रिप्ट का साइज के लिए ये आपका कंपाइलर आपको ये प्रिविलेज देता है 1 डायमेंशनल के लिए। ये एरे का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, सपोज ए इज द एरे नेम, इसके बाद आपको डेटा टाइप भी बताना होता है कि उस एरे में आप किस तरह का सिमिलर डेटा रखना चाहते हैं। तो यू जस्ट मेंशन इंट इज द डेटा टाइप, एरे इज द ए, एंड ये सिंगल डायमेंशनल है, इसका साइज आप 5 ले दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरे इज 5। अब यहाँ 5a लिखने से क्या आपको 5 का मतलब क्या आप लेना चाह रहे हैं? 5 इज वेरिएबल, तो यू कैन नॉट यूज कांस्टेंट एज ए वेरिएबल नेम। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कैसे कराओगे, इसके एलिमेंट को स्टेटमेंट? A0 क्यों लिखेंगे? उसके लिए लूप चलाएंगे, 0 के लिए काउंटर वेरिएबल लेंगे। कैसे हो जाता है तो हमने चेक नहीं किया है। मतलब कि आप ऐसा लिखना होगा, अगर यहाँ पर A 2 डायमेंशनल में, इसको कैसे लिखेंगे? इसमें टोटल 6 एलिमेंट होगा। अगर 2 डायमेंशनल रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल 6 एलिमेंट होगा। इसको कैसे लिखेंगे? 2 3 ये लिखेंगे। आप हमको प्रोग्राम दिखाइएगा जहां पर रन कराएं, ठीक है? ठीक, कोई भी क्लास में दिखाइएगा। वो अगर ऐसा हो रहा है तो वो दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेबल, उसको नोटिस करने का चीज है। बात नहीं करिए, छोड़िए। ठीक है, ठीक है। इफ देयर इज डाउट, ओ
यू कैन रेज द डाउट अगर डाउट एक्चुअल डाउट होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा. राइट नाउ I never check this in this manner. So once I check it and then after I will in a position to give the BCA के ऊपर. ठीक है. तो डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये A11A आ गया. ठीक है, ये भी एक पॉइंट नया पॉइंट आया. 0A भी लिख सकते हैं, 1A भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो इसको भी देखा जाएगा. अब यहाँ डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का मतलब है कि अगर आप इफेक्टिव एड्रेस के लिए अगर आप डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस पास कर देते हैं, जैसे अगर A1 के डेटा 2 को यूज करना है तो हम डायरेक्ट अगर 1002 को पास कर दें, तो 1002 को अगर हम एलोकेट कर दें तो 1002 पर वैल्यू 2 है, तो 2 को बाय नेम नहीं कॉल करें, A1 से नहीं कॉल करें. ठीक है ना, 1002 से हम A1 2 को कॉल कर लें, तो दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो यहां पर कंसेप्ट आता है आपका इफेक्टिव एड्रेस का. इफेक्टिव एड्रेस दैट इज EA. इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट इज अ पर्टिकुलर. जैसे अगर हम 7 का इफेक्टिव एड्रेस निकालें, 1000 इज द बेस एड्रेस, तो 7 का इफेक्टिव एड्रेस 1006 है, यानी 1006 से हम इस 7 को एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट है जहां पर आपका इफेक्टिव एड्रेस अगर मेमोरी रेफरेंस यानी कि मेमोरी जहां पर वैल्यू है उसके एड्रेस से यूज हो रहा है, रेफरेंस से यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ, देखिए पहला एक मिनट. इफेक्टिव एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट साइन. इफेक्टिव एड्रेस को हम ब्रैकेट के अंदर में जो भी एड्रेसिंग करेंगे वो इफेक्टिव एड्रेस होगा. इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस ऑफ द लोकेशन दे रहे हैं. हम इफेक्टिव एड्रेस में वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं जिस वेरिएबल के अंदर वो डेटा है. तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट अगर हमको एड्रेसिंग करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1006 ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ये सीधे एड्रेस पर आपका डेटा जो है वो एलोकेट हो रहा है. जैसे आप पॉइंटर लेते हैं, P is the pointer variable and A is the data variable. यहाँ वैल्यू 10 है, ये 1000 है, इस पॉइंटर में 1000 रखे, इसका भी एक एड्रेस है. तो अगर इस 1000 को हम लिख रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज हो रहा है. हाँ बोलिए. हाँ हाँ, एड्रेस हमको पता कैसे चलेगा? एड्रेस आपका जो है मैपिंग के थ्रू भी पता चलेगा, लेकिन ये यहाँ जो आपका 1000x है वो इंटरनल प्रोसीजर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर आपका जैसे हम यहाँ एरे लिए, तो जब आपका जब हीप बनेगा जनरेट होगा तो हर पर्टिकुलर डेटा का एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट होगा. तो जो भी एड्रेस जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा एलोकेट होगा. हम लोग यहाँ पर मैनुअली अभी लिख रहे हैं एड्रेस, वहाँ मैनुअली नहीं होगा. इनसाइड द कंप्यूटर दैट इज नॉट अकम्प्लिश्ड इन अ मैनुअल मैनर. तो इनसाइड द कंप्यूटर जो भी आपका जो ऑपरेशन होगा वहां पर जो बेस आपका जो लोकेशन होगा उस बेस लोकेशन से ये एड्रेस जनरेट होगा और उस एड्रेस को हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, तो जैसे 1006 लिखे, अगर 1006 के जगह हम A3 लिख दें, A3 लिख दें यहाँ, तो A3 इज द पर्टिकुलर वेरिएबल और यू कैन से मेमोरी वेरिएबल, और यहाँ पर मेमोरी वेरिएबल के साथ इंडेक्स यूज हो रहा है. ठीक है ना. तो डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में आप बोल सकते हैं कि in this mode of addressing, the address of the content is used for generating the effective address for allocation of data. तो डेटा को एलोकेट करने के लिए एड्रेस जो आपका है, डायरेक्ट एड्रेस जो आपका डेटा है, उस एड्रेस को हम एज ए रिसोर्स रेफरेंस यूज करेंगे और उस एड्रेस से हमारा डेटा एलोकेट होगा. तो हम A के थ्रू भी 10 को यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, और वैल्यू एट P के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और 1000 डायरेक्ट भेजकर भी एक्सेस कर सकते हैं, और 2000 से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि 2000 इज द एड्रेस ऑफ पॉइंटर एंड ऑन दिस एड्रेस 1000 इज एलोकेटेड एंड ऑन 1000 द डेटा 10 इज
अवेलेबल। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट में पॉइंटर टू पॉइंटर में भी आप वही चीज देखते हैं। जब डेटा लिंक लिस्ट आप प्रोग्रामिंग किए होंगे तो वहां पर ये डबल पॉइंटर यूज किए होंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको? ये सिंगल पॉइंटर और ये डबल पॉइंटर में क्या डिफरेंस है? एक है कि पॉइंट, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो जैसे p is the pointer variable which allocate the address of data variable a, and r is the pointer variable which is used for keeping the address of pointer variable। तो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस 2000 है, तो r आपका 2000 स्टोर कर रहा है, और इसका भी कोई ना कोई एलोकेशन होगा, एड्रेस होगा। तो why we use डबल पॉइंटर? इसलिए कि जब आप हेड मूवमेंट करते हैं तो यू वांट टू मेक आपका स्टैटिक बनाना होता है, क्योंकि आपका जो वेरियस हेड मूवमेंट होता है या टेल मूवमेंट होता है, तो उसमें डेटा आपका जो है वो एक डेटा आपका फिक्स हो, यानी हेड का डेटा फिक्स हो और एक को आप मूव करा रहे हैं, तो एक आपका एलोकेशन आपका स्टैटिक होना जरूरी है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप बोल सकते हैं कि इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस इटसेल्फ is available for allocation of data। तो address itself is not called by any memory variable or register name, because you know that ki data is kept by register as well as memory variable। so whenever you are giving address itself for allocation of data, then you are not giving the register name or memory reference name। आप memory variable name या register name नहीं दे रहे हैं, उसके जगह पर सीधे address डाल दे रहे हैं, ठीक है ना? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। हाँ लिख लीजिए। इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द डेटा is allocated directly to the address for location तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या यूज करेगा? एड्रेस ऑफ द डेटा रेदर देन द लोकेशन, दैट इज मेमोरी वेरिएबल और रजिस्टर। मेमोरी वेरिएबल नेम या रजिस्टर के जगह पर आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो डायरेक्टली एड्रेस ऑफ डेटा यूज करेगा। तो मेमोरी के नाम से, वेरिएबल के नेम से, या किसी रजिस्टर जिसमें आपका वो डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू एक्सेस नहीं होगा, आपका डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू होगा। और इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पर पॉइंट कर लीजिएगा, इफेक्टिव एड्रेस या ईए, इफेक्टिव एड्रेस is represented by bracket sign, यानी कि within this opening and closing bracket we mention the effective address। तो यहाँ हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया? इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, ठीक है ना? तो यहाँ पर एड्रेस आपका हुआ, तो अगर आप यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं मूव R1 एड्रेस, मूव R1 1000, so 1000 is the address on which हाँ डेटा इज अवेलेबल, फिजिकल डेटा इज अवेलेबल। तो मूव R1 1000 ये आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया, इसलिए 1000 को इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे।
अब यहाँ पर अगर हम रजिस्टर लिख दें, जैसे अगर हम ऐसा लिखें मूव AX BX, तो ये BX आपका रजिस्टर नाम हो गया। तो यहाँ पर ये, हाँ, ये आपका हो गया बेस रजिस्टर, यानी कि इफेक्टिव एड्रेस। ये आपका इफेक्टिव एड्रेस इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर बेस एड्रेस। तो बेस रजिस्टर के बेसिस पर ये इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हुआ। यहाँ पर जो इफेक्टिव एड्रेस है वो जनरेट हो रहा है एड्रेस इटसेल्फ, ठीक है ना। तो हो सकता है कि बेस रजिस्टर में 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, ये 1000 पर कोई डेटा आपका 20 है, तो आप बेस रजिस्टर को डायरेक्ट यूज कर सकते थे। अब बेस रजिस्टर को डायरेक्ट नहीं यूज करके बेस रजिस्टर, हाँ 1000 इंडेक्स हो गया, इंडेक्स पोजीशन जहां पर आपका ये एड्रेस है। तो 20 को यूज करने के लिए आप डायरेक्ट 1000 को यूज किए, BX का पर्टिकुलर इंडेक्स यूज नहीं किए। तो BX यहाँ पर जैसे एरे का एग्जांपल लिए, तो एरे के 0th पोजीशन पर आपका ये 20 है और इसका एड्रेस क्या है 1000। तो A 0 को यूज नहीं किए, 1000 को यूज कर लिए 20 को एक्सेस करने के लिए। बेसिकली हमको फोकस करना है डेटा को, तो 20 को एक्सेस करना है। अब उस 20 को एक्सेस किसी रजिस्टर के थ्रू करे, किसी मेमोरी वेरिएबल के थ्रू करे, या डायरेक्ट उस नोड या उस लोकेशन पर को एड्रेस को यूज कर ले जहां पर वो 20 अवेलेबल है। तो यहाँ पर एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस के लिए डायरेक्ट एड्रेस यूज हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।